साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो राज्यसभा की 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी, इसको लेकर है। 4 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ है। एनडीए अपने विधायकों के दम पर 4 सीटें आराम से जीत सकता है, लेकिन असली लड़ाई जो है वो 5वीं सीट की है। एक तरफ आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के पास अतिरिक्त वोटों के सहारे जीत की कोशिश है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार जो है वो है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक। और यहीं से शुरू होता है बिहार की राजनीति का असली सस्पेंस। अगर एआईएमआईएम साथ आती है तो महागठबंधन की उम्मीद जिंदा है, और अगर दूरी बनाए रखती है तो एनडीए की राह आसान। और आज के शो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि राज्यसभा की 5वीं सीट का पूरा नंबर गेम है क्या, ओवैसी की रणनीति क्या हो सकती है, क्या आरजेडी विपक्ष को एकजुट कर पाएगी, और क्या एनडीए कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं अख्तरुल इमान का वो बयान जो अभी तेजस्वी यादव से मीटिंग के पहले उन्होंने दिया है। अगर आप लोग समर्थन देते हैं आरजेडी को या इंडिया अलायंस में देते हैं, तो क्या लगता है कि जो मांगे आप लोग उठा रहे हैं कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, और नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? देखिए, सवाल ये पैदा होता, हमारी आज मीटिंग उनसे होने वाली है। हमारे अपने कुछ एजेंडे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने फाइनल नहीं किया है अपना एजेंडा। फिर हमारी कोई भी बात होगी तो हम लोग लास्ट फैसला तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद ही से होना है। तो बैरिस्टर साहब से हम लोग मशवरा करेंगे, कुछ बात होगी बैरिस्टर साहब से मशवरा करेंगे, फिर आप लोग बिलीव करेंगे। अगर राजी नहीं होती बातचीत जो है, अरे हमारे अगर कोई राजी नहीं हो तो हमारे सबसे अच्छा रास्ता है, न दाएं न बाएं, है ना, तो होगा। ये रास्ता है, ऐसा भी रास्ता है। अरे भाग कर किधर जाए इस सियासी जंगल में, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी है। मैं तो दोनों से बच बच के चलता हूँ। चलिए, तो आपने सुना अख्तरुल इमान का बयान, जो कह रहे हैं कि अगर दोनों साथ नहीं भी आते हैं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन उससे पहले हम आपको समझाते हैं कि इस चुनाव का पूरा गणित क्या है। तो विधानसभा में कुल 243 विधायक है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए चाहिए 41 वोट। एनडीए के पास करीब 202 विधायक हैं, और इसका मतलब है कि 4 सीटें एनडीए आसानी से जीत सकता है। लेकिन 4 सीट जीतने के बाद एनडीए के पास बचेंगे करीब 38 वोट, यानी 5वीं सीट जीतने के लिए उन्हें सिर्फ 3 और वोट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के पास करीब 31 विधायक हैं, मतलब उन्हें चाहिए 6 अतिरिक्त वोट। और यही वो जगह है जहां से शुरू होती है एआईएमआईएम की अहमियत। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी और राजनीतिक विश्लेषक दीपक कुचगवी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। प्रियदर्शी सर, हम सबसे पहले आपके पास जाना चाहेंगे। संख्या के लिहाज से देखें तो महागठबंधन थोड़ा पीछे दिख रहा है, तो ऐसे में अभी हमारे थोड़ी देर पहले ही जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, उनसे बात, आदिल हसन जी से बात हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि अभी मीटिंग है, तेजस्वी यादव ने उन लोगों को बुलाया है, और क्या बातचीत होती है एआईएमआईएम के आरजेडी के बिना अगर हम देखें तो आरजेडी इस सीट को जीत नहीं सकती है। अगर हम देखें क्योंकि 5 का आंकड़ा है और उनके पास सिर्फ अभी 35 विधायक हैं महागठबंधन के पास। अभी आप एक बयान चला रहे थे जिसमें बहुत उन्होंने कहा कि जाएं तो जाएं कहाँ, किधर जाएं, एनडीए की ओर जाएं या महागठबंधन की ओर जाएं। सच्चाई ये है कि अभी तक एआईएमआईएम को कायदे से किसी पार्टी ने पूछा नहीं है, और जिनसे उम्मीदें इनकी थी कि वो कायदे से पूछेगा वो आरजेडी था, लेकिन आरजेडी ने अभी तक कायदे से इनको पूछा नहीं है, इसीलिए इनकी वहां पे की स्थिति बनी हुई है। इन लोगों ने जो शर्तें रखी है ना कि दारुल सलाम में आपको जा करके बात करनी होगी, यानी हैदराबाद जाकर के ओवैसी साहब से बात करनी होगी और वहां से डील फाइनल होगा। शायद तेजस्वी यादव इस चीज के लिए तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है, इसीलिए यह मामला अटका हुआ है। मटन पार्टी हुआ था आरजेडी का, उसमें भी नदारद थे एआईएमआईएम के विधायक गण और बीएसपी के भी विधायक नदारद थे। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि आरजेडी ने इनको कह दिया कि आपको करना है तो करिए और नहीं करना है तो मत करिए। जाइएगा कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द दिल के जुबान बहुत दर्द से भरे हुए हैं एमआईएम के लोग, क्योंकि है क्या कि एनडीए की ओर ये जा नहीं सकते हैं ना। 5वीं सीट पता है किसका है? जो राज्यसभा की 5वीं सीट है जी, वो भारतीय जनता पार्टी के सुदेश राम का है। तो 5वीं सीट के लिए ही एआईएमआईएम को वोट करना है, तो उसमें क्या ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत टैक्टिकल खेल दिया है इस मामले में।
उपेंद्र कुशवाहा होते तो शायद AIMIM आंख मूंद करके चली जाती और कोई सवाल ही नहीं होता। तो अभी या तो ये वॉकआउट कर जाए, नहीं जाए राज्यसभा में वोटिंग करने, एक विकल्प इनके पास बचता है, और अगर ये वोटिंग करने जाते हैं तो इनको महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग करना मजबूरी हो गई है। इस तरीके से इनका मामला फंस गया है। बस ये चाह रहे हैं कि हमारी थोड़ी पूछ बढ़ जाए, 5 सीटों के साथ जो राज्यसभा में जैकपॉट लगा है उसे हिसाब से अहमियत नहीं दी जा रही है, मुझे थोड़ा अहमियत दी जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरिंदरधारी सिंह, जिनको राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बनाया है महागठबंधन ने, आरजेडी ने, या पहले भी वो राज्यसभा में थे आरजेडी की ओर से, बड़े धनाढ्य हैं, धनपशु कहे जाते हैं। तो इन लोगों की नजर ये भी है कि ये धनपशु धनाढ्य लोग हैं, कुछ लोग हमारी ओर भी आए और हमें भी पूछे। अमरिंदरधारी सिंह भी उस तरीके से अभी तक पहल करते हुए नजर नहीं आए हैं, तो इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, इसीलिए इनका पेच फंसा हुआ है। और ये जबरदस्ती जिस तरीके से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें और हल्का हो रहे हैं। जैसे इन लोगों ने एक शर्त रखा, मुझे जो अंदर खाने जानकारी है उसके हिसाब से, कि दारुल सलाम में आपको आना पड़ेगा, तब जाकर के फैसला होगा। तो क्या तेजस्वी यादव झुकने को तैयार हो जाएंगे? क्या कांग्रेस दारुल सलाम जाने को तैयार हो जाएगी? हैदराबाद ओवैसी साहब के कार्यालय में मुझे नहीं लगता है कि एक राज्यसभा की सीट के लिए इस तरीके से चीजें होंगी। झुकाने की कोशिश हो रही है, जो इनको जो जैकपॉट लगा हुआ है उसके हिसाब से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से बातें बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर ये लोग आरजेडी से अलग जाते हैं तो AIMIM की राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाएगा कि अगर आप महागठबंधन को वोट नहीं करते हैं तो एक तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। फिर तो शिवेश राम को कोई चुनौती मिलेगी नहीं, वो सीधे चुनाव जीत जाएंगे, कोई चुनौती नहीं मिलेगा। और ये जो समस्या अभी के सामने है भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ है कि 5वीं सीट को कैसे निकाला जाए, उसको तो वॉक ओवर एक तरीके से दे देंगे ना वो AIMIM वाले लोग कि ले जाइए परोस करके मिलेगा आपको हम लोग। तो यहाँ इनका पेच फंसेगा, राजनीतिक साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि अघोषित तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और पर्दे के पीछे से ही, चिलमन के पीछे से ही सही, आप वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हित में। तो यहाँ जो पेच फंसा हुआ है ना, इसको सुलझाने की कोशिश ये लोग माथापच्ची में लगे हुए हैं। और माथापच्ची में ये लगे कि थोड़ा इज्जत मिल जाए, जो इज्जत इनको विधानसभा चुनाव के पहले भी नहीं मिली थी। तमाम कोशिशें की गई थी कि AIMIM महागठबंधन में शामिल हो जाए, ढोल नगाड़े के साथ। ये लोग राबड़ी आवास गए थे, राबड़ी आवास पर इन लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा ही नहीं खुला था राबड़ी आवास का। और आज भी कमोबेश वैसा ही हो रहा है जैसा विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था। ये लोग कह रहे थे, दरख्वास्त लेकर के जा रहे थे कि हुजूर मेरी हाजिरी हो गई, मुझे इतने सीट दे दीजिए, मैं चुनाव लड़ लूंगा, आपके विरुद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने थे, महागठबंधन नहीं माना था। और आज भी ये लोग कह रहे हैं कि जाए तो कहाँ जाए। अरे जाने की कोशिश आपकी महागठबंधन की ओर ही है, लेकिन आप अपनी शर्तों पर जाना चाहते हैं और महागठबंधन आपको अपनी शर्तों पर लाने को तैयार नहीं है, इसीलिए ये बखेड़ा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी टैक्टिकल ये लोग हो सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि AIMIM जब पिछली बार 2020 में चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, तो उस समय AIMIM गठबंधन के CM फेस थे उपेंद्र कुशवाहा। तो वहां इनको अड़चन नहीं होती अगर उपेंद्र कुशवाहा को वोट करना होता तो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया जो सीट एकदम आराम से निकाला जा सके। मामला मैत्रेय जी, AIMIM को लग रहा था ना, लोगों को लग रहा था कि AIMIM फ्रंट फुट पर खेल रही है, एकदम जैसा चाहेगी वैसा होगा, आरजेडी झुक जाएगी, कांग्रेस झुक जाएगी, माले झुक जाएगी, तमाम पार्टियां इनके दरवाजे पर झुक जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यही झुक रहे हैं, यही कह रहे हैं, बयानबाजियां इन्हीं की ओर से आ रही हैं कि हमें तो जाना है, कहाँ जाएं, कोई पता बता दे। पता नहीं कोई बता रहा है इनको, मैत्रेय जी। इसीलिए ये मुश्किलें हैं। हालांकि इनका समाधान ये लोग खुद ढूंढ लेंगे, और अगर इन लोगों ने समाधान विपरीत तरीके से ढूंढने की कोशिश की तो इनकी राजनीति पर बड़ा सवाल होगा। इसका इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा, और जो उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां भी 2027 में इनके साख पर सवाल होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही है। अगर इनको फ्रंट फुट पर खेलना है तो यहाँ से एक माइलस्टोन स्थापित करना होगा कि नहीं, देखिए आर या पार की जब लड़ाई होती है तो हम किधर होते हैं, महागठबंधन के साथ होते हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ होते हैं, या एनडीए के साथ होते हैं। यहां से इनको साबित करना होगा, वरना न 3 में न 13 में
वाला जो इनका अभी भी हिसाब किताब है आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा। इनकी पूछ तो बड़ी है, इनकी सीटें भी बढ़ सकती है ना। बिहार में भी अगर ये किसी गठबंधन में शामिल हो जाते तो इनकी सीटें बढ़ जाती। उत्तर प्रदेश में भी अगर ये गठबंधन के साथ जाते हैं तो इनकी सीटें बढ़ेंगी। और एआईएमआईएम के लिए तो मौका है कि जहां पर वाम दल और कांग्रेस अलग अलग होकर के पश्चिम बंगाल में मुकाबला कर रहे हैं ममता बनर्जी से, वहां किसी एक का दामन थाम करके, किसी एक का साथ होकर के अगर उसको मजबूती दे देते हैं तो इनकी राजनीतिक हनक स्थापित हो जाएगी। ये परचम लहरा देंगे, ये बता देंगे ना कि मुसलमानों के सिरोधार नेता हम ही हैं। आज की तारीख में ओवैसी से बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कोई मुस्लिम लीडर है जिसकी वॉइस इतने बड़े स्तर पर सुनी जाती है और इतना सम्मान है मुसलमानों के बीच में। देश भर के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनके अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन पैन इंडिया इम्पैक्ट डालने वाला कोई नेता है तो ओवैसी। लेकिन इस इम्पैक्ट को अब आपको बड़ा करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि विभिन्न पार्टियों का सहयोग आप लें। ये दौर गठबंधन का है, इसमें अकेले चलने वाले लोग उतने सही साबित नहीं हो रहे हैं राजनीति में। तो इसलिए इनको गठबंधन की परिभाषा में शामिल होना पड़ेगा, और ये बड़ा मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है जहां से वे गठबंधन में शामिल होने का रास्ता खोल सकते हैं। मैत्री जी, रामबंधु सर, जिस तरह से प्रियदर्शी सर भी बोल रहे थे गठबंधन की राजनीति करनी होगी, अगर एआईएमआईएम समर्थन देती है तो इसका फायदा किसको होगा? अभी 3 बजे से तेजस्वी यादव मीटिंग के लिए बुलाए हैं अख्तर उलेमान और तमाम विधायकों को एआईएमआईएम के, तो उसका फायदा किसको होगा? क्या इससे मुस्लिम वोटों की राजनीति पर भी कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, एआईएमआईएम के साथ अब एक समस्या ये है कि पहले जिस तरीके से वो जदयू को सामने रख करके आरजेडी से बार्गेनिंग करना चाह रहे थे, अब जहां तक जो बातें पता चल रही हैं कि जदयू खुद इनको अब कोई महत्व या वैल्यू देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जदयू को ऐसा लगता है कि उनको जो 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही अब वो उनको उपाय करना है। उपेंद्र कुशवाहा अगर कांग्रेस से 3 सीटें ले आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि विपक्ष में बिखराव है, विपक्षों में विपक्षी जो गठबंधन है, महागठबंधन, उनके अंदर एकता नहीं है, और फिर वो महागठबंधन के राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक ये जो मैसेज होगा वो चुनौतीपूर्ण होगा। तो सिवाय एआईएमआईएम के समर्थन लेने के कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग पे जो 5वीं सीट है वो भरोसा अपना जता रही है। इसलिए यहाँ पे ये इनको उतना महत्व नहीं मिल रहा है जिस तरीके से पहले आप देख रहे हो कि आप ही के कार्यक्रम में इनके प्रवक्ता बोल रहे थे, उनके पास एक मांगों की सूची थी कि ये मांग अगर हमारी जो भी पार्टी पूरी कर दे, यानी कि सरकार अगर मांग पूरी कर दे तो जदयू को समर्थन दे देंगे। लेकिन जदयू इनसे समर्थन लेने के मूड में नहीं है। वो चाहते जदयू का या एनडीए का ऐसा सोच है कि वो कांग्रेस के ही बागी वोट से वो ये सीट अपनी निकाल सकती है। दूसरी बात ये है कि अभी जो वर्तमान का जदयू है वो बिखरा हुआ है, उसमें सबसे अधिक राजनीतिक विश्वास का संकट है। उनके नेता, उनके विधायक, वो सब भी अपने नेतृत्व पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त जदयू का नेतृत्व कौन कर रहा है। ऐसे में जैसा कि नीतीश के राज्यसभा जाने वाले प्रकरण के पहले जो माना जाता था कि जदयू के विधायक एकजुट होकर के पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार वोटिंग करेंगे, उस तरह का हालात अभी नहीं है। या फिर जो आरजेडी है, आरजेडी ये मान रही है कि उस तरह का हालात नहीं है, तो वो एआईएमआईएम की जगह पे वो कहीं ना कहीं जदयू से और जदयू के बाद जीतन राम मांझी, इन 2 जगहों से क्रॉस वोटिंग की अपेक्षा कर रही है। क्योंकि देखिए, एआईएम अगर समर्थन कर भी देती है महागठबंधन की तो उनकी समस्या सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि क्या कांग्रेस के लोग आरजेडी के उम्मीदवार को वोट करेंगे, कांग्रेस के विधायक करेंगे, उनके 6 लोग कहीं बागी होकर के एनडीए की तरफ चले गए तो ओवैसी की पार्टी बहुत टफ बार्गेनिंग भी करती है, हमेशा हमलावर भी रहती है, और अगर इस चुनाव में वो साथ ले ले, इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस उनको साथ नहीं दे तो ये गेम बिगड़ भी जाएगा। तो इसीलिए वो जितना एनर्जी ओवैसी पे लगाए, जितना एनर्जी वो कांग्रेस पे लगाए, उससे ज्यादा अच्छा है कि जो एडी सिंह उद्योगपति हैं, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो अगर जदयू के विधायकों पे या जीतन राम मांझी के विधायकों पे एनर्जी लगाएं तो हो सकता है वहां से कोई सकारात्मक चीजें वहां
महागठबंधन की ओर जाए। लेकिन फिर भी ये जो राज्यसभा चुनाव है वो महागठबंधन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अगर तेजस्वी यादव को थोड़ा भी ऐसा लगता कि वो चलिए ओवैसी की पार्टी से समर्थन ले लें, उसके बावजूद कांग्रेस उनके साथ टिका रहता, तो फिर तेजस्वी यादव खुद भी चुनाव लड़ सकते थे। एक वक्त था, आज से 10-15 दिन पहले जो मीडिया में चल रहा था कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा जा सकते हैं। तेजस्वी यादव को लगा होगा कि महागठबंधन एकजुट होकर के वोट नहीं देगा, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के वोट नहीं देगी, इसीलिए उन्होंने एक उद्योगपति को जो पहले से भी सांसद थे, राज्यसभा सदस्य थे, उनको दोबारा बनाया है। तो वो अपनी क्षमता पे, उम्मीदवार अपनी क्षमता पे जदयू के कुछ विधायकों या फिर एलजेपी के विधायकों के साथ संपर्क करके वो चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। कितना सफल होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन एनडीए का जो 5वां सीट है, खासकर उपेंद्र कुशवाहा की अगर सीट है, तो वो कांग्रेस के सहारे निकालना चाहती है एनडीए, ताकि एक मैसेज जाए कि महागठबंधन में एक अविश्वास है। और इसके साथ साथ जो जदयू के जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद बड़े नेता हैं, वे चाहेंगे भी नहीं कि ओवैसी की पार्टी राजनीतिक तौर पे बिहार में जदयू के करीब आए। ऐसा अब नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जदयू की जो अभी जो राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं, उस निर्णय में जो जदयू के भीतर जो प्रो बीजेपी एलिमेंट्स हैं, उनका बोलबाला अधिक है। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जदयू दोनों बिहार में एक साथ आ पाए। तो इसलिए भी एआईएमआईएम को उस वक्त भी, मतलब आज से 20-25 दिन पहले भी जदयू की ओर से उस तरीके का कोई महत्व नहीं मिल रहा था जिस तरह ओवैसी की पार्टी की जी थे, वो आते थे और बोलते थे। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पे अब रामबंधु सर, आपकी आवाज कट रही है। दीपक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर एआईएमआईएम तटस्थ रहती है तो क्या एनडीए की जीत लगभग तय हो जाएगी? जिस तरह से कह रही है अख्तरुल इमान का भी हमने बयान सुना, एआईएमआईएम के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ भी नहीं जा सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे सेफ स्पेस है। तो क्या इससे एनडीए की जीत लगभग तय है 5वीं सीट पर? देखिए, जिस तरह से राजनीति में दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है, वो दूरदर्शिता की कमी है तेजस्वी यादव में, और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता भी है। और जिस तरह से अभी 5वीं सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है आरजेडी ने, और जिस तरह की स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि अब ओवैसी के आने से 40 सीट होता है। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आला कमान इसका निर्णय लेंगे, यानी ओवैसी इसका निर्णय लेंगे। उसी तरह बीएसपी के सतीश कुमार सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि हमारा निर्णय हमारे आला कमान लेंगे, यानी एक तरफ मायावती लेंगी, दूसरी तरफ ओबीसी लेंगे। तो 5 और 1 6 सीट का मसला हो गया। यहाँ पे कांग्रेस के 3 गायब हैं। कांग्रेस के 3 एमएलए कल की बैठक में नहीं थे। हालांकि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि एक विदेश में है, एक बीमार है, एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हैं, तो वो आएंगे। मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक पर बड़ी जबरदस्त नजर है, और ये 38 सीट इनके पास है, 3 सीट की जरूरत है, और 6 सीट की जरूरत है आरजेडी के उम्मीदवार को 41 पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है कि 5वां सीट एनडीए जो है वो बहुत चालाकी से, बहुत आसानी से जीत कर ले जाएगा, मेरी जो संभावनाएं हैं। और दूसरी बात है कि ओवैसी अगर चुप भी हो जाते हैं, तब भी अगर वो बदला लेना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव से वो मिलना चाहते थे विधानसभा के चुनाव में, 6 अक्टूबर की बात है, वो नहीं मिले। चाहे वो लोग बाहर गए, ताली बजाया, ड्रम बजाया कि आप मिल लीजिए, उन्होंने दिखाया कि हम सेकुलर छवि के लोगों के साथ जाना चाहते हैं और तेजस्वी हमको नहीं लेना चाहते हैं। और आपने देखा कि 5 सीट जीत लिया उन्होंने वहां से। तो कहीं ना कहीं उस बेल्ट पर 5 और 6 सीट जब तक नहीं आएगा, और 3 कहीं कांग्रेस, देखिए ढाल, बहुत ही ढाल है कांग्रेस की भी, जो स्थिति है वो आरजेडी से बहुत अच्छी अब नहीं दिखती है। आरजेडी का जो उन्होंने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ हमारा विधानसभा चुनाव में था, अब गठबंधन नहीं है।
कांग्रेस के 6 विधायक पर आज से नहीं बहुत दिनों से नजर है जनता दल यूनाइटेड की। और आपको याद होगा कि AIMI के कुछ विधायक मिलने भी गए थे नीतीश कुमार से, ये भी कहा था कि नीतीश कुमार हमारे एरिया को के लिए की मांगे मान ले, मैं उनको भी समर्थन देने में कोई परेशानी नहीं, ये कहा गया था। मगर मोटा मोटी NDA को 4 सीट तो बहुत आराम से 164, 164, 202 तो 38 की कमी, 3 की जरूरत NDA बहुत आसानी से मुझे लगता है कि निकाल ले जाएगी। और इन लोगों में अभी तक बात नहीं हो रही है, अभी तक तय तमन्ना नहीं हुई है। और तय तमन्ना भी हो जाए जिसमें क्या है कि कोई क्रॉस वेट नहीं कर देगा, तो सवाल कहीं ना कहीं NDA अपर हैंड में है और NDA चाहेगी 5 सीट लेना। स्थिति माकूल उनके पक्ष में दिखती है जब तक ओवैसी और BSP की मायावती कह न दे कि आप उन्हें वोट करें। मगर हाँ, एक सवाल और भी उठता है, अगर ओवैसी ऐसा करेंगे तो फिर एक अलग मैसेज जाएगा उनके पार्टी के खिलाफ मुस्लिमों में कि भाई आप तो उनके सपोर्ट में थे, जो सेकुलर छवि के लोग हैं तो उनके में थे। तो मुझे मोटा मोटी साफ झलकता है कि महागठबंधन में वो स्कोर लाने में बहुत परेशानी है। 6 सीट 35 प्लस 6 40 प्लस 1 41, तब जाकर कहीं वो जीत पाएंगे। अब KD सिंह किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं KD सिंह, और KD सिंह अभी वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये आंकड़ा जो बताता है, आंकड़ा के हिसाब से एडवांटेज तो NDA को है। जी संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से एक कहा जा रहा है कि तेलंगाना में भी RJD प्रत्याशी AD सिंह को लेकर चर्चा है, तेलंगाना कांग्रेस में भी ओवैसी उनका समर्थन चाहते हैं, तो कांग्रेस के भी एक बड़े नेता जो AD सिंह जो RJD से प्रत्याशी हैं उनको जिताना चाहते हैं। एक फैक्टर ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से भी तेजस्वी का समर्थन दे सकते हैं ओवैसी। अगर AIMI महागठबंधन के साथ नहीं जाती है तो एक सवाल इस केस में ये भी उठ रहा है कि विपक्षी एकता की कहानी है, राजनीतिक कहानी है, वो भी कमजोर होगी। मैं प्रश्न समझा नहीं, प्रश्न आपका क्या है? सर, एक तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है और अगर हम ओवैसी की राजनीतिक पारी को भी देखें तो जिस तरह से जिसकी भी सरकार होती है ओवैसी उन्हीं के साइड होते हैं, तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी एक बड़े नेता RJD प्रत्याशी AD सिंह का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी और ओवैसी का साथ आना, जिस तरह से आज मीटिंग भी हो रही है तेजस्वी की और अख्तर उल इमान गए हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, तेजस्वी यादव ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कोई बिहार में राजनीति की का ये टेस्ट मैच बन चुका है जिस तरह से आगे आ रहे हैं? देखिए, वो वैसी बार्गेन करेंगे और बार्गेनिंग चाहे वो गठबंधन के साथ हो या बार्गेनिंग NDA के साथ, अब जहां वो बार्गेनिंग में सफल होंगे उनके साथ उनके विधायक वो खड़े हो जाएंगे या अपने को किनारे कर लेंगे वो वैसी कि भाई विधायकों की जहां मर्जी है वो वोट करें। तो वहां बार्गेनिंग चल रही है और बार्गेनिंग में उससे कोई मतलब नहीं है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और उसमें ओवैसी जी को बहुमत की जरूरत है या ओवैसी जी को उस सरकार की मदद की जरूरत है, इस वजह से बिहार में इस गठबंधन के साथ वो खड़े हो गए। उनके कई डिमांड है और देखते हैं उस डिमांड पर कितना ये लोग खड़े उतरते हैं। तो उस डिमांड का ही एक तो सेकुलर छवि बनाने की इनकी कोशिश है कि भाई हमारा वोट उनके साथ खड़ा हो, जिसके लिए हम सेकुलरिज्म की बात कर सकें सीमांचल में कि हाँ देखिए हमारी सेकुलर क्रेडेंशियल है और हम महागठबंधन के साथ खड़े रहे। दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार NDA के साथ, यहाँ भी बात चल रही है कि अगर सीमांचल के विकास और सीमांचल की बेहतरी के लिए जो सरकार अभी है वही कुछ कर सकती है। तो इनके 5 विधायक तो बिहार से है ना, और सीमांचल की बेहतरी और सीमांचल के विकास की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि सीमांचल का विकास इनकी प्रायोरिटी होती है या महागठबंधन के साथ जो इनका डील चल रहा है अलग अलग तरीके से, अब उसमें कितनी सच है नहीं है वो तो आधा हकीकत आधा फसाना होता है। MLC का कहते हैं कि जून में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें हमें MLC का एक
उम्मीदवार बनाइए और हमें भेजिए। तो ओवैसी के साथ इनका क्या डील होगा, कितना ये सफल होंगे नहीं होंगे, ये तेजस्वी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि दोनों तरफ इन्होंने अपनी अपनी बार्गेनिंग की शर्तें रखी। अब एनडीए अगर इनकी शर्तों को मानेगी तो ठीक है एनडीए के साथ, अगर वो मानेंगे तो उनके साथ। और जिस एडी सिंह की बात की जा रही है, तो एडी सिंह तो मैं समझता हूं कि जो माध्यम होता है अंतिम उसमें सक्षम है कि अगर लगता है कि अगर कोई बात नहीं बन पाएगी तो जो विधायकों के लिए जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो कल तो कांग्रेस के विधायक भी नहीं आए थे, जो इनकी मीटिंग 10 को हुई थी उसमें बाद में उसकी सफाई दी गई कि नहीं कोई रोजा में थे, कोई कुछ में थे, कोई कुछ में थे। तो ये ठीक है, इनके 5 विधायकों पर नजर है। कांग्रेस के 6 विधायक हैं इनके साथ खड़े, सब एक साथ खड़े हो जाएंगे तब तो 41 का आंकड़ा पूरा होगा। तो कांग्रेस में भी अभी कुछ चीजें नहीं दिख रही है स्पष्टता से। बीएसपी के जो विधायक हैं लगातार आरजेडी उनके खिलाफ, अभी तो आरजेडी के खिलाफ ही वो सतीश यादव जीत के आए। तो क्या वो सब कुछ सहमति बन चुकी है, या बीएसपी को लग रहा है कि हम अगर एनडीए के खेमे में रहेंगे? अब मायावती क्या करती हैं तय, और फिर ये चूंकि उत्तर प्रदेश में तो मायावती की सहानुभूति किनके साथ है सबको पता है। तो मायावती जिस तरह से निर्देशित करेंगी, जिस तरह से गाइड करेंगी, और उसके साथ साथ सरकार का सहयोग कि उनके क्षेत्र की प्रायोरिटी के तौर पर या आगे कोई उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, कोई ऐसी जिम्मेवारी जिससे उनको 5 वर्षों तक उसका लाभ मिल सके। ये सारे गणित भाग कर रहे हैं ये लोग। देखते हैं किनके साथ इनका ये बैठ जाता है गणित, और उसी गणित के आधार पर ये लोग वोटिंग करेंगे। वो कोई तेलंगाना का ये मैं नहीं मानता हूं कि तेलंगाना की वजह से ऐसा करेंगे। वो बिहार को देख रहे हैं कि बिहार में सीमांचल के लिए कितनी फंडिंग ये सरकार करेगी, हमारे लिए कहां कहां प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। और दूसरी तरफ महागठबंधन से मांग है कि ठीक है राज्यसभा में अगर आप जा रहे हैं तो एक हमें एमएलसी के लिए आप आश्वस्त कीजिए। हम तो सेकुलर क्रेडेंशियल के बड़े नायक हैं ही, हम तो कहेंगे कि हाँ हम कभी भी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। देखते हैं दोनों के बीच में कहां बात बन पाती है। जी प्रियदर्शी सर, बीएसपी की अगर हम बात कर लेते हैं, सतीश यादव की बात कर लेते हैं, वो नामांकन में तो एडी सिंह के पहुंचते हैं लेकिन उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। तो क्या लग रहा है बीएसपी मायावती, क्या उनके मायावती के वो इंतजार कर रहे हैं या क्या प्लान है बीएसपी का? देखिए खुला खेल फर्रुखाबादी है। यहाँ जो मामला है ना वो ऐसा है कि अब धनबल का खेल शुरू हो गया है। सतीश जी का जो आप नाम ले रही हैं या अन्य लोगों का नाम ले रही हैं, किसी का नाम लिए बगैर मैं कह रही हूँ कि राज्यसभा में जो चीजें चलती हैं वो चीजें चलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि बिहार में ये ट्रेंड नहीं था, इस तरीके का ट्रेंड नहीं था, लेकिन ये शुरू हो गया है। जब 5वीं सीट के लिए दोनों ओर से नामांकन हो गया उसी समय ये तय हो गया था कि अब ये खेल बहुत बड़ा होने वाला है, और खेल कुछ इस तरीके से होने वाला है कि इसमें धनबल का भी बहुत जबरदस्त प्रयोग होगा, और उसका इशारा मिलने लगा है। दोनों ओर से चीजें करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के विधायक भी जो क्रॉस वोटिंग के आसार जो आपको नजर आ रहे हैं उस पर भी सबकी निगाहें हैं, और उसमें मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा कि कांग्रेस अंतोगतवा देखिएगा एडी सिंह के साथ रहेगा। कांग्रेस क्यों एडी सिंह के साथ रहेगा उसका कारण है सतीश सिंह भी अंतिम तक एडी सिंह के साथ जा सकते हैं। एआईएमआईएम के भी विधायक अंतिम समय में एडी सिंह के साथ जा सकते हैं, अमरिंदर के साथ सिंह के साथ। उसका कारण ये 2 चीजें हैं। पहला तो राजनीतिक कारण है ही, और दूसरा कारण जो है कि जो एडी सिंह दे सकते हैं शायद वो शिवेश राम नहीं दे सकते हैं। बात सभी लोग समझ रहे हैं कि एडी सिंह क्या कर सकते हैं। राज्यसभा में जो चलता है, यहाँ जो राज्यसभा है इसमें धनबल का बहुत खुला खेल चलता है। मतलब आप किंग महेंद्र से लेकर के माल्या से लेकर के तमाम लोगों को देखिए, जो लोग धनबल से मजबूत रहे हैं उनकी राज्यसभा में उपस्थिति बहुत धमाकेदार तरीके से होती रही है। इसी बिहार से राज्यसभा जाते थे किंग महेंद्र, और उनका कहना था कि अगर देश भर में कहीं भी एक राज्यसभा की सीट खाली हो और किसी एक व्यक्ति को जाना हो तो मैं जाऊंगा। ये किंग महेंद्र का दावा था, और सर्वाधिक समय तक राज्यसभा में रहने का रिकॉर्ड किसी के पास है तो किंग महेंद्र के पास है। वो माल्या के पास भी नहीं है और किसी नेता के पास नहीं। कैसे? सभी लोग जानते हैं कैसे। उसको खुले मंच से नहीं बोला जा सकता है,
लेकिन पार्टियों की भी जरूरत होती है ना। कांग्रेस को भी पार्टी चलानी है ना बिहार में, उसके लिए चाहिए संसाधन ना। वो कौन संसाधन उपलब्ध कराएगा? कौन संसाधन उपलब्ध कराएगा? ऐसे ही लोग संसाधन उपलब्ध कराएंगे। AIMIM को भी फंड की जरूरत होती है पार्टी चलाने के लिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए संसाधन। तो AD सिंह पर RJD ने जो दाव खेला है ना, सभी लोग हतप्रभ हैं। AIMIM क्यों इस तरीके से भौचक्का रहा है, या क्यों AIMIM पहले जिस तरीके से एकदम हार्ड होकर के बोल रही थी कि नहीं हमारा कैंडिडेट होगा तभी हम महागठबंधन के साथ जाएंगे, हम अपनी शर्तों पर जाएंगे, आज झुके झुके जनाब नजर आ रहे हैं। बहुत हद तक झुक चुके हैं, बहुत हद तक झुक चुके हैं। कांग्रेस भी बहुत झुकी हुई नजर आ रही है। यकीन मानिए इस खेल में AIMIM के पास सिर्फ एक ही मौका है, सिर्फ एक मौका है कि वो महागठबंधन के साथ रहे। इसमें हर तरीके से उसका फायदा है। एक जो उसकी छवि है वो बरकरार रहेगी, दूसरी बात ये रहेगा कि गठबंधन में नए साथी मिल जाएंगे उसको, और उसके दाग धुल जाएंगे जो दाग लगता रहा है उसके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी की B टीम है, C टीम है, D टीम है, वो सब खत्म हो जाएगा यहाँ से। और देश के अन्य हिस्सों में अगर AIMIM को इतनी ही राजनीति करनी है तब तो ठीक है, तब करिए इतनी राजनीति, मान लिया। लेकिन अगर आपको बड़ी लकीर खींचनी है तो नए साथियों को आमंत्रित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यही आपके पास बड़ा मौका है। आप इसको गंवा नहीं सकते। अगर इसको आपने गंवा दिया तो बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां आपको यही महागठबंधन के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग आपको पीछे धकेल देंगे। राजनीति में परसेप्शन और नैरेटिव का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि आप मौके पर जहां जरूरत होती है वहां पर उन ताकतों के साथ नहीं खड़ा होते हैं जिसका वोट आप लेते हैं। मैत्रेय जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी सर आपका, रामबंधु सर आपका, दीपक सर आपका और संजय सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, और ये जो मीटिंग है इसके बाद जो भी कुछ आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। पूरी जानकारी के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।